नूरपुर जंगल में मानो नाम का एक किसान चिड़ा रहता था। उसके पास एक गाय भी थी जिसको उसने अपने घर के बाहर बाड़े में बांधा हुआ था। उसकी पत्नी का नाम रानो चिड़िया था, जो चूल्हे में आग जलाए हंडिया बना रही थी। दरवाजे पर दस्तक होती है। अब इस समय कौन आ गया? मानो चिड़ा घर से बाहर निकलकर देखता है तो बाहर सेठ कालू कौवा खड़ा था। उसके साथ उसका नौकर था। सेठ कालू कौवा ब्याज पर रकम देकर उसको 4 गुना बढ़ाकर वापस लेता था। मानो बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, अब चुपचाप मेरे पैसे वापस लौटा दो। मैंने तो आपके सारे पैसे ही वापस चुका दिए थे, अब आप कौन से पैसे लेने आए? तुमने मेरे पैसे वापस चुकाने में देर कर दी, इसलिए तुम्हें अब मेरे पैसे 4 गुना बढ़ाकर वापस चुकाने होंगे। अगर तुमने मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं अपने नौकरों से कहकर तुम्हारा सारा सामान उठाकर घर से बाहर फेंकवा दूंगा। थोड़ा सा समय दें, मैं आपके बाकी के पैसे भी चुका दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, अगर मेरे पैसे ना आए तो भूल जाना अपने घर को। सेठ कालू कौवा ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। मानो घर के अंदर जाता है। आप ही बताएं, ये जिंदगी कब बदलेगी? मेरा भी दिल करता है मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं। सब जंगल के पक्षी मुझे देखकर हंसते हैं मुझ पर। मुझे पता है रानो, तुम तकलीफ में हो, लेकिन मैं क्या करूं? सर पर कर्ज भी और करने को कोई काम नहीं। तुम फिक्र ना करो, आज मैं खेतों में जाऊंगा और कुछ ना कुछ लेकर ही वापस आऊंगा। मानो चिड़ा अपना भाला लेता है और अपने खेत की तरफ चला जाता है। मानो हर रोज जंगल के बीच में होते हुए रास्ते में से गुजर के जाता है। वहाँ सब पक्षियों ने मिलकर एक बड़ा सा गुल्लक लेकर रखा था। सब पक्षी मिलकर उस गुल्लक में पैसे जमा करते थे और महीने के आखिर में किसी गरीब की मदद कर देते थे। आज मानो चिड़ा जब उस गुल्लक के पास से गुजरता है तो वहाँ एक पक्षी बैठा हुआ था जो उस गुल्लक की निगरानी करता था। मानो चिड़ा चुपचाप वहाँ से गुजर जाता है। मानो चिड़ा अपने खेत में पहुंच जाता है। वहाँ वो अपने खेत में कुछ मकई के पौधों को पानी देता है। जो एक आध मकई का भुट्टा पका था उसे तोड़कर घर ले आता है। जैसे ही मानो चिड़ा अपने घर पहुंचता है तो कालू कौवे का नौकर उसके घर के बाहर बैठा हुआ था। मानो चिड़े, कालू सेठ कह रहे थे बस अब 1 दिन रह गया है, अगर पैसे वापस न आए तो मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। मानो चिड़ा सारे दिन का थका हारा था और बहुत दुखी था। वो गुस्से से बोलता है, बता देना अपने सेठ कालू को जाकर, नहीं दूंगा मैं उसे कोई भी पैसे, क्योंकि मैंने उसके सारे पैसे वापस लुटा दिए थे। सोच, तुम्हें ऐसा करना महंगा भी पड़ सकता है। जाओ तुम यहाँ से, जो होगा देखा जाएगा। सेठ कालू कौवे का नौकर वापस जाता है और सेठ कालू को सारी बात बता देता है। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे इनकार किया। अब देखना मैं उसे कैसे जलील करके इस जंगल से बाहर निकालूंगा। कालू कौवा अपने नौकर के कान में कुछ कहता है और उसे सारी बात समझा देता है। सेठ जी, ऐसे तो पाप हो जाएगा, वो तो गरीबों का हक था, ऊपर वाला हमें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें जो कहा है वो करो, वरना मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस नौकरी से निकाल दूंगा। सेठ कालू का नौकर अब करता तो क्या करता, वो चुपचाप जंगल के उस रास्ते की तरफ निकल पड़ता है जहाँ से मानो चिड़ा हर रोज अपने खेतों की तरफ जाता था। कालू कौवे का नौकर उड़ते उड़ते उस गुल्लक के पास पहुँच जाता है। गुल्लक की निगरानी करने वाला पक्षी रात के अंधेरे में सोया हुआ था। कालू कौवे का नौकर वहाँ से गुल्लक उठाकर जल्दी से वापस उड़ता है। वहाँ से एक चमकती हुई चिड़िया गुजर रही थी। वो नौकर पक्षी को गुल्लक चुराते हुए देख लेती है। कालू कौवे का नौकर गुल्लक ले जाकर सेठ कालू कौवे को दे देता है। वाह, आज तो मजा ही आ गया, इतने सारे पैसे, मेरी तो तिजोरी ही भर जाएगी। सेठ कालू कौवा उस गुल्लक को तोड़ता है और उसमें से पैसे निकालकर अपनी तिजोरी में डाल लेता है। आधी रात का समय था। जंगल में सन्नाटा था, सिर्फ कुत्तों और भेड़ियों की आवाजें आ रही। कौवा अपने कमरे में आराम से सो जाता है। सुबह हो जाती है। सब पक्षी कोयल की आवाज सुनकर
अपने अपने घोंसलों में उठकर बैठ जाते हैं। हरियाली, जल्दी से खाना दे दो, मुझे आज जल्दी जाना है क्योंकि महीने का आखिर है। सारे पक्षी मिलकर उस गुल्लक को तोड़ेंगे और पैसे गरीबों में बांट देंगे। मिठू जी, मैं अभी लाई। हरियाली तोती मिठू के लिए खाना लाती है। मिठू तोता खाना खा लेता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। जब मिठू तोता गुल्लक की जगह पहुंचता है तो वहां पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। सेठ कालू कौवा भी वहां सीना तान के खड़ा था, जैसे तो उसने कभी कुछ किया ही ना हो। ये सब मानो चिड़े का किया धरा है, ये उसी ने चोरी की है क्योंकि सिर्फ वही है जो हर रोज इस रास्ते से होकर गुजरता है। कालू सेठ अपने नौकर को बुलाता है। जाओ जल्दी से मानो चिड़े को बुला कर लाओ। सेठ कालू का नौकर मानो के घर की तरफ जाता है और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। क्या हो गया है तुम्हें? क्या दरवाजा तोड़ोगे? चलो, तुम्हें सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बुला रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? सब खैर तो है? क्या गुल्लक तोड़ लिया? चलो तो सही, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मानो चिड़ा कालू सेठ के नौकर के साथ चला जाता है। मानो भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। मानो, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत थी तो हमसे मांग लेते, मगर ये हरकत तो ना करते। ऐसे पक्षियों को इस जंगल से निकाल देना चाहिए। आज इस जंगल से गुल्लक चोरी हुआ है, कल हमारे घरों से चोरियां होना शुरू हो जाएंगी। चोरी? किसने की चोरी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद ही चोरी की और खुद ही पूछ रहे हो किसने की। तुमने ही आज रात गुल्लक चोरी किया है। नहीं, मैंने कोई गुल्लक चोरी नहीं किया। मैं तो सारी रात अपने घर में ही था। मानो चिड़ा अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और उसे जंगल से निकाल दिया जाता है। मानो चिड़ा उदास मन के साथ अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मानो जी, आप चिंता ना करें, उस काले कालू सेठ का अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने हम गरीबों को बेघर किया, ऊपर वाला एक दिन उसको जलाकर राख कर देगा। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया अपने घर से जरूरी सामान उठाते हैं और दूसरे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू जी, देखें तो हमारी बेटी कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। हाँ तो क्यों नहीं होगी, जब तुम इतनी प्यारी हो तो हमारी बेटी को तो प्यारी होना ही था। कालू जी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारे घर बेटी पैदा हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा उदास भी, क्योंकि जब ये बड़ी हो जाएगी फिर इसकी शादी हो जाएगी और ये हमसे दूर चली जाएगी। अरे मेरी भोली पत्नी, एक ना एक दिन तो सभी बेटियों को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, लेकिन तुम उदास ना हो, हम अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे परिवार में करेंगे। कालू कौवा अपनी पत्नी को कुछ पैसे देता है। ये पैसे तुम यहाँ से गरीब पक्षियों को दे देना, गरीब पक्षी हमारी बेटी को बहुत दुआएं देंगे। क्यों क्यों गरीब पक्षियों को क्यों देंगे हम ये पैसे अपनी बेटी को दुआएं देने के लिए? अभी हम जिंदा हैं, भला हम गरीब पक्षियों को पैसे देकर पैसे क्यों जाया करें? ये पैसे हमारी बेटी के जहेज में बाद में बहुत काम आएंगे। कालू कौवा अपनी बेटी के पैदा होने की खुशी में सारे जंगल में मिठाई बांटता है। रानो चिड़िया गोरी कवि की बेटी देखने आती है। तुम्हारे तो भागी खुल के, सच में तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, इसको नजर न लगे। इसमें कोई शक नहीं, मेरी बेटी लाखों में एक है। मैंने तो अभी से इसका जहेज इकट्ठा करना शुरू कर देना है। ओहो गोरी, तुम भी कितने दूर का सोचती हो। अभी तो ये बहुत छोटी है, इसकी शादी में अभी बहुत टाइम है। पहले इसकी अच्छे से परवरिश करो, इसको खूब पढ़ाओ, फिर फिक्र करना इसकी शादी की। कुछ साल गुजर गए, डोली बड़ी हो गई थी, अब वो स्कूल जाने लगी। गोरी, ये लो, मैं हर महीने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे गरीब पक्षियों के लिए अलग कर देता था और अब ये पूरे 10,000 जमा हो गए हैं।
तुम ये सारे पैसे गरीब पक्षियों में बांट देना। 10,000 रुपए? बाप रे, इतने सारे पैसे आप गरीब पक्षियों को दे देंगे? पागल तो नहीं होगे? कोई ज़रूरत नहीं है उन गरीब पक्षियों को पैसे देने की। मैं इसे अपनी बेटी के लिए सोने का हार बनवाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? ये पैसे मैंने गरीब पक्षियों के लिए निकाले हैं। अब ये पैसे हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं नहीं जानती किसी गरीब पक्षी को, हमने उनका ठेका थोड़ी लिया हुआ है। ये पैसे तो मैं अपनी बेटी के हार के लिए रखूंगी। मैं देख रहा हूँ जब से हमारी बेटी हुई है तुम उसके जहेज की बहुत फिक्र करती हो। अरे मैं अच्छा कमा तो रहा हूँ, अपनी बेटी का जहेज भी बहुत बढ़िया दूंगा। बस बस, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आपसे मैंने कह दिया है ना कि मैं इन पैसों से अपनी बेटी के लिए सोने का हार बनवाऊंगी, और ये पैसे गरीब पक्षियों को नहीं दूंगी तो मतलब नहीं दूंगी। गौरी गरीब पक्षियों को पसंद नहीं करती थी। वो ये पैसे सिर्फ अपने इस्तेमाल में लाना चाहती थी। गौरी अपने पति कालू कौवे की बात नहीं मानती और वो सुनार की दुकान पर जाती है और उन्हें गरीब पक्षियों के पैसों में से अपनी बेटी के लिए सोने का हार खरीद लेती है। एक दिन कौवा और कौवी अपनी बेटी को साथ लेकर बाहर जाते हैं। कालू कौवा अपनी बेटी को आइसक्रीम लेकर देता है। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया उनके पास आकर बैठ जाती है और वो डोली को आइसक्रीम खाते हुए देखने लगती है। पापा पापा, वो देखें, वो बच्ची किस तरह मुझे आइसक्रीम खाते हुए देख रही है। आप उसे भी आइसक्रीम ले दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उसे भी आइसक्रीम लेकर देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है उसे आइसक्रीम लेकर देने की। जितने पैसों में उसे आइसक्रीम लेकर दोगे उतने में हमारी बेटी दूसरी आइसक्रीम खा लेगी। इन गरीब पक्षियों को तो ऐसे ही नज़र लगाने की आदत होती है। वह गरीब चिड़िया की बेटी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तुम भी ना गौरी, ये क्या किया तुमने? बेचारी डर कर चली गई। अगर मैं उसको आइसक्रीम खिला देता तो क्या चला जाता? तुम तो गरीब पक्षियों के पीछे ही पड़ी रहती हो। जंगल में गरीब बुलबुल की बेटी की शादी थी। सब पक्षी मिलकर पैसे जमा कर रहे थे ताकि बुलबुल की मदद कर सकें। हम सब ने तो अपने अपने हिस्से के पैसे दे दिए, लेकिन पैसे तो अभी भी कम है। कालू कौवे, आप इस जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर हो। अगर आप कुछ पैसे ज़्यादा दे दें तो गरीब बुलबुल की मदद हो जाएगी और उसकी बेटी की शादी हो जाएगी। हाँ हाँ ज़रूर, दूसरों की मदद करने से हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। बुलबुल बहन, तुम परेशान ना होना, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। मैं तुम्हारी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगा। कालू कौवा पैसे निकाल कर गरीब बुलबुल को देता है। तभी वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। अच्छा, तो अब मुझसे छुप छुप कर इन गरीब और बेसहारा पक्षियों की मदद की जा रही है। गौरी बुलबुल के हाथों से वो पैसे छीन लेती है। चल चल निकल यहाँ से, बहुत देखी है तेरे जैसी गुर्बत का नाटक करने वाली। नहीं नहीं कौवी बहन, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा पति नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अगर कल तक जहेज जमा ना हुआ तो मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी। अरे जाओ जाओ, माफ करो हमें, हमने तुम्हारी बेटी का ठेका थोड़ी लिया हुआ है। जाओ यहाँ से, वरना ये ना हो कि मैं तुम्हें धक्के देकर भेजूं। बुलबुल रोते हुए वहाँ से चली जाती है। गौरी, ये क्या किया तुमने? ऐसे किसी पक्षी का दिल नहीं दुखाते। अब वो क्या करेगी, कैसे करेगी अपनी बेटी की शादी? जैसे भी करे, मुझे क्या, मेरी बाला से बारात वापस चली जाए। कौन सा मेरी बेटी है? बड़े आए, इतने सारे पैसे उस गरीब को देने चले थे। इन पैसों से मैं अपनी बेटी के लिए और सोने के गहने बनवा लूंगी। गौरी सिर्फ अपनी बेटी के अलावा किसी और के बारे में सोचती ही नहीं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतज़ार करें और ये वाला भाग आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।